ज़माने भर को उदास करके, खुशी का सत्यानाश करके, मेरे रकीबों को खास करके, बहुत ही दूरी से पास करके, तुम्हें ये लगता था जाने देंगे, सभी को जाके हमारी बातें बताओगे और बताने देंगे। तुम हमसे हटकर वसाले हिजरा मनाओगे और मनाने देंगे, मेरी नज़म को नीलाम करके कमाओगे और कमाने देंगे। तो जाना सुन लो, अज़ियतों का तराना सुन लो कि अब कोई सा भी हाल दो तुम, भले ही दिल से निकाल दो तुम, कमाल दो या जवाल दो तुम, या मेरी गंदी मिसाल दो तुम। मैं फिर भी जाना, पड़ा हुआ हूँ पड़ा रहूँगा, गड़ा हुआ हूँ गड़ा रहूँगा, अब हाथ काटो या पाँव काटो, मैं फिर भी जाना खड़ा रहूँगा। बताऊँ तुमको मैं क्या करूँगा, मैं अब ज़ख्म को ज़बान दूँगा, मैं अब अज़ियत को शान दूंगा, मैं अब संभालूंगा हिज्र वाले, मैं अब सभी को मकान दूंगा, मैं अब बुलाऊंगा सारे कासिद, मैं अब जलाऊंगा सारे हासिद, मैं अब तफरके को चीर कर फिर मैं अब मिटाऊंगा सारे फासिद, मैं अब निकालूंगा सारा गुस्सा, मैं अब उजाड़ूंगा तेरा हिस्सा, मैं अब उठाऊंगा सारे पर्दे, मैं अब बताऊंगा तेरा किस्सा। मजीद सुन लो और नफरतों के यजीद सुन लो, मैं अब नज़म का सहारा लूंगा, मैं हर जुल्म का कफारा लूँगा। अगर तू जलता है शायरी से तो ये मज़ा मैं दोबारा लूँगा। मैं इतनी सख्ती से खो गया हूँ कि अब सभी का मैं हो गया हूँ, कोई भी मुझसा नहीं मिला जब खुद अपने कदमों में सो गया हूँ। मैं अब अज़ियत का पीर हूँ जी, मैं आशिकों का फ़कीर हूँ जी, जो भी हूँ अब आखिर हूँ जी। अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं सब? होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करने जा रहे हैं एक कंप्लीट नावल जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाया करो, वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट लाजमी किया करें यार। ऐसे नहीं अच्छा लगता है, ऐसे तो बुरी बात है ना, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है मुझे। फिर इतनी मेहनत करे इंसान और कोई रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो दुख तो होता है ना। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अपने आज के नावल की तरफ, तो देखते हैं कैसा लगता है आपको आज का नावल। ये छोटी दुनिया बाय अलीज़े। इस वक्त पूरा शहर लालटेनों और स्ट्रीमों से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़े बेग मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग उस फेयर डिज़ाइनर ड्रेस में खड़ी थी। इन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वो परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था, मम्मी मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों के बाद ख़ानदानी मुलाजमा बाहर से दौड़ कर आई। इसने अपना सर नीचा किया और मिसेस बेग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाशी ली लेकिन मैडम कहीं नहीं मिली है। मिसेस बेग की टांगें लरस रही थी और वो तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई? मैडम वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती हैं? इसने ख़ानदान की इज्जत का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीखी, हम अब क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? उलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नुकरानी ने कहा, मैडम हम इसका हल तलाश करेंगे, आप परेशान। इसी दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बेग ने ऊपर देखा। जब इसने देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो इसकी आंखें अचानक हैरत से चमक गई। इसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी ख़ानदान ने सिर्फ इतना कहा कि वो बेग ख़ानदान की बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं कहा कि वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल। इसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। इसकी नाजुक कमर, स्लेंडर आईब्रो, लंबी और मखमल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनी टेल में समेटे हुए थे और माथे पर आता बेबी कट, शफाफ और दूधिया रंगत, कद मुश्किल से 5 फुट का होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी, दिखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती होगी, बिल्कुल बाउली सी। यहाँ ओ बेला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफजदा थी। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी।
मैं आप ही से मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। आप इनकी शादी हो रही है ना, आई स्वेयर मैंने सारे काम करके आई हूँ और मैं मानो के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा। दो छोटे हाथों से अपनी कमीज़ का हीम दबोचा। मिसेस बेग की आंखों में हसद लेकिन इसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला तुम्हारी बहन चली गई हैं क्योंकि इसे कुछ और काम करना था, वो खो गई हैं। ओ, बेला चूक कर मुंह खोला। मिसेस बेग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं कि दुल्हन के मुंतज़िर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अगर वो नहीं आती हैं तो लोग आपके बाबा का कितना मजाक उड़ाएंगे। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को जल्दी से ढूंढना होगा, पागल लड़की। मिसेस बेग ने अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करोगी मेरी प्यारी बच्ची, मैं हूँ तो तुम्हारी सुतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम, मैं इसने हैरत से इस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बाउली को कहाँ समझ थी। इसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया। इसने सर इस बात में हिलाया और मिसेस बेग के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बेग और रेयान अलवी जीवन साथी बन गए और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रेयान अलवी के सपुर्द कर दिया गया और कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। इसके साथ रेयान का करीबी दोस्त था जो इसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई अभी ये जूं जूं करके हाथों से जहाज़ बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना। इसने नाक पर आगे आया चश्मा पीछे करते हुए चमकती सी आंखों से साथ बैठे रेयान के दोस्त शेर खान को देखा, जो हक्का बक्का सा अपनी सिस्टर इन लॉ को देख रहा था। बिल्कुल, और दिल में ज़ोर सा हंसा, क्योंकि जो रेयान इसे शेर की बजाय गिदड़ खान कहता था, इसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था, जू जू। अभी वो यही सोच के मज़े ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई, अगर ये वाला बटन मैं दबाऊं तो क्या होगा? इसने दिलचस्पी से पूछा। आप दबा कर देख लो तो क्या होता है। जब बेला ने अपनी छोटी सी उंगली से बटन दबाया तो इसके और शेर खान के दरमियान एक दीवार हाइल हो गई। अब वो शेर खान को नहीं देख सकती थी। इसने हैरत से इससे पर्दे को देखा और फिर से वो बटन दबाया और दीवार ख़त्म हो गई। इसने खुशी से ताली बजाई और बटन फिर से दबाया और फिर शेर खान को देख के बोली, चा। शेर खान तो बस रेयान के एक्सप्रेशन इमेजिन कर रहा था। हा हा, कितना मज़ा आएगा। इसे रह रहकर हंसी आ रही थी और ऊपर से बेला की बच्चों जैसी बातें। इसने 14 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट में बेला की गुड़िया की शादी से लेकर रियाजी में सी ग्रेड आने तक सब सुना था। न्यूयॉर्क में लैंड करते ही वो बेला को शॉपिंग मॉल लेकर गया, जहाँ से वो सफ़ेद अरूसी फ्रॉक पहनकर हल्का मेकअप और रेड लिपस्टिक लगाए नाजुक होंठ और बिल्कुल परी लग रही थी। और फिर इसे रेयान विला ले गया, जहाँ बुआ ने इसका इस्तकबाल किया। वो इस छोटी सी परी के सदके वारी गई थी। वो थी इतनी प्यारी। फिर इसे इसके कमरे में भेज दिया। दूसरी जानिब रेयान अलवी अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत में टांग पर टांग रखे सोफे पर फैला बैठा था। वही सर्द आंखें, स्याह बाल तराशे हुए, बारीक लब और इसके दिलकश आईब्रो। इसके चेहरे पर 4 चांद लगाए हुए थे। वो ज़हीन और खूबरूत तवाना मर्द था। सर, मिस बेग और इसका लवर भाग गए हैं, सेक्रेटरी इसे तफसील बता रहा था। इसने आईब्रो उठाकर सेक्रेटरी को देखा। जी सर। और जिससे मेरा निकाह हुआ था वो कौन है? सर्द लेजा। सर, वो बेग साहब की सबसे छोटी बेटी बेला है। इनकी दूसरी शादी से जो छुप कर की थी, और शादी के बाद बेला की माँ के कत्ल के बाद बेग साहिब बेला को अपने घर ले आए थे। इतनी ही देर में शेर खान और सॉरी गिडर खान स्टडी में तशरीफ़ लाता है। ब्रो, यू हैव स्टूपिड बट प्रीटी वाइफ, गिडर खान ने हंसते हुए रेयान को कहा, लेकिन रेयान का चेहरा बेतासुर रहा। सर, मैं जाऊं? सेक्रेटरी ने सर झुकाकर कहा। गेट आउट। और फिर वो उठा और इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां वो मौजूद थी। ब्रो, एवरी सेकंड इज़ इम्पोर्टेंट टू नाइट, हरी अप। गिदड़ खान ने आंख मारते हुए रेयान को इशारा किया। रेयान ने शादी अपने दादा की फरमाइश पर की थी। ये कहना बेहतर होगा कि आखिरी ख्वाहिश जो रेयान ने पूरी की थी। इसने दरवाज़ा खोलने पर कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। वो बेड पर बैठी, दोनों हाथ अपनी गोद में रखे और मुंह पर सफ़ेद जालीनुमा घूंघट लिए। रेयान कदम बढ़ाता इसके करीब गया और झुककर सफ़ेद पर्दा हटाया और इसकी स्याह चमकती आंखों में देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ था और इसके लबों से 2 लफ्ज़ निकले, फ़कत 2 लफ्ज़, छोटी दुनिया।
वो हल्की उम्र की छोटी सी लड़की थी जो अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखें खोले से ही देख रही थी। सुर्ख लिपस्टिक को होठों पर कम और दांतों पर ज़्यादा लगी थी। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी। रियान ने बेयकीनी से इसे देखा। क्या कहा तुमने? इसने पलकें झपकाई और मुस्कुराकर बोला, जीजा जी। वो आई एम सॉरी, मैंने आपका ग्लास तोड़ दी। रियान को हैरत का ऐसा झटका लगा था कि वो बोल ही नहीं पाया। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसकी शादी एक अंडर एज लड़की से होगी। वो फ़ौरन बाहर जाने को मुड़ा जब इसके मजबूत हाथों को बेला के नरम हाथों ने थाम लिया। वो इतनी छोटी थी कि मुश्किल से इसका सर रियान के कंधे तक आता होगा। जीजा जी, आप मुझसे नाराज़ हैं? रियान ने एक लंबी सांस खारिज की, खुद को कंट्रोल रखने के लिए, और फिर ज़ोर से इसका हाथ पीछे किया और सर्द लहजे में इससे पूछा, मुझसे निकाह करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? इसने अपने पलकें फिर से चपकाई और नासमझी से इसे देखा। मैं समझी नहीं। रियान ने अपना गुस्सा काबू करते हुए एक और सवाल पूछा, कितनी उम्र है तुम्हारी? बेला की आंखें मुस्कुराई, फिर उंगलियों पर कुछ गिना और चेक कर बोली, अगले महीने की 6 तारीख को मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। रियान ने शुक्र का सांस लिया। वो जो सोच रहा था इतनी भी छोटी नहीं थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि छोटी दुनिया ने सफ़ेद गौन को पकड़ा और घूमी। इसके घूमने से सारा गौन किसी परी की तरह हवा में लहराने लगा। देखे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। फिर रुक कर इसे देखा। मैं परी लग रही हूँ ना जीजा जी? रियान तो हक्का बक्का सा इसकी सफ़ेद टांगों को देख रहा था। फिर अपने ज़हन में आए ख्याल पर लानत भेजकर इसे देखा। मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, समझी? लेकिन मैडम ने तो मुझे यही कहा था कि जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक मुझे आपके घर रहना है, तो इस लिहाज से आप मेरी जीजा जी हुए। अच्छा वाकई? रियान के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। छोटी दुनिया को कुछ याद आया और पलटकर बेड पर मौजूद अपना चश्मा लगाया। रियान को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो हंसे या रोए। अच्छा मेरी बात सुने। दोनों हाथों से मिकदार बताना चाहिए। मुझे इतनी नहीं इतनी सारी भूख लगी है। फिर आदतन अपना चश्मा पीछे किया। अच्छा मुझे तो लगा था लिपस्टिक खाकर पेट भर ही गया होगा। ये रियान ने में ही कहा था। जाओ और बुआ से कहो खाना लगा दें। और बेला अपनी सफ़ेद गोंद संभालती बाहर भागी। बुआ इसे आता देखकर मुस्कुराई। मिसेज रियान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेला ने मुंह फुलाकर बुआ को देखा और बोली, वो मेरे शोर नहीं बल्कि मेरी जी। अगले अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए जब रियान ने आकर इसे बाजू से पकड़ा। आप बैड मैन हैं, मुझे छोड़ें, मुझे अपने घर जाना है। और अगले ही पर रियान इसे कंधे से खींचता कमरे की तरफ ले गया और बुआ को खाना लाने के लिए कहा। बेला बेजारी से जाकर बेड पर बैठ गई और रियान ठीक इसके सामने सोफे पर बैठा इसे बगौर देखने लगा। इसे देखता पाकर बहुत कंफ्यूज सी होकर पूछा, जीजा जी क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? बेला ने दिलचस्पी से पूछा। रियान जवाब देना चाहता था मगर वो इस छोटी सी लड़की में ज़्यादा दिलचस्प नहीं था। फिर खामोश रहा, कुछ ना बोला। बेला इसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, फिर कहे बिना ना रह सकी, आप फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं और आपकी ये आईब्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। असली है ना? रियान ने आज पहली बार इस तरह की तारीफ सुनी थी। इसके कुछ कहने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। सूप, केक, मैकरोनी, जूस, चावल ट्रे रखकर बुआ बाहर चली गई। बेला तो इतना खाना देखकर इससे पूछे बिना ना रह सकी, ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। अब वो खा रही थी और रियान ये सोच रहा था कि ये सच में इतनी मासूम है या ड्रामे कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं पाया। केक तो बहुत यम्मी है, वाह। वो एक एक डिश ट्राई करती और इसके बारे में अपनी राय पेश करती। आप भी खाए ना, नहीं तो मर्जी आपकी। अब से ये तुम्हारा कमरा है। सच्ची मुच्ची ये इतना बड़ा कमरा मेरा? बिल्कुल। और ये कहता कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन जब वो उठी तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े और प्यारे कमरे में रहेगी। इसको ऐसा लग रहा था वो ख्वाब देख रही हैं, फेरी टेल जैसा ख्वाब। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई। छोटी मैडम उठ गई आप, और ये आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? वो ना मुझसे ये जिप नहीं खुल रही थी। तो बेला ने आंखें मसलते कहा, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद इसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊँगी? बुआ इस सवाल से ज़रा हैरान हुई, फिर बोली, आपको अपने घर की याद आ रही है? नहीं घर की नहीं, मुझे घर की याद आ रही है और वो मुझे कितना मिस कर रही होंगी। सॉरी घर की नहीं, मुझे समोकी की याद आ रही है, वो मुझे कितना मिस कर रही होगी। समोकी? बुआ ने इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा। समोकी मेरी कैट। मैडम नाश्ता तैयार है, मैं आपके कमरे में ले आऊँ कि आप नीचे आकर करेंगी? बुआ ने इसको परेशान देखकर बात बदली। मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर जयान बहुत आराम से बैठा था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे हाल में फैल रही थी। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था एक रोशन दिन के साथ।
اس نے سفید شرٹ کی آستینیں بازوؤں تک چڑھا رکھی تھی جس سے اس کے مضبوط مسلز نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جب وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کی طرف آئی۔ گڈ مارننگ جیجا جی، بڑی سی مسکراہٹ سے اسے مخاطب کیا، لیکن ریان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا، لیکن وہاں کس کو پرواہ تھی۔ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کے اخبار میں جھانکا اور اسی وقت ریان نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور ریان کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا، لیکن چھوٹی دنیا بے وقوفوں کی طرح اس اخبار کو دیکھ رہی تھی، اس سے کہاں سمجھ تھی۔ پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول کر بولی، اوہو جیجا جی، آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ ریان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریان ناشتہ کرتے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتا، پھر ناشتہ کر کے بولا، اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ بیلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کوشش کر کے بولی، کیوں؟ بریڈ کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ ریان کے منہ سے اس کے لیے یہی مناسب الفاظ نکلے تھے، آرام سے کھاؤ، کوئی مینرز نام کی چیز ہے تم میں؟ ریان نے سرد لہجے میں اسے ڈانٹا تھا۔ اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی دنیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا، ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی؟ ادھر دیکھو چھوٹی دنیا، یہ رونا بند کرو۔ ریان نے اپنی 36 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو چپ کرانے والا کام نہیں کیا تھا اور آج وہ اس چھوٹی دنیا کو چپ کرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، آپ بھی میڈم جیسے ہیں، وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھی اور آپ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹوں گا، پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پی لو۔ پنکی پرومس۔ بیلا نے معصومیت سے اس کی طرف اپنی لٹل فنگر کی جس کو ریان نے اپنی فنگر سے پکڑا تھا، پھر وہ مسکرا دی اور ریان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی پنکی پرومس والی حرکت پر۔ ریان جب دفتر پہنچا تو رہ کر اسے پنکی پرومس یاد آ رہا تھا۔ ریان، یہی اگر تو نے اپنی جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرومس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا، نہ کہ اس چھوٹی دنیا سے۔ اس نے افسوس سے آہ بھر کر سوچا۔ گھر میں وہ بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھی باربی کارٹون دیکھ رہی تھی جب لیونگ لانج میں گدڑ خان داخل ہوا۔ وہ 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابی۔ بیلا جیسے بیزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کر اسے اگنور کر کے ٹی وی دیکھتی رہی۔ تو بھابی رات اچھے سے سوئی یا؟ گدڑ خان نے مانا خیز لہجے میں اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ آواز میں شرارت واضح تھی۔ بیلا نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پر آلتی پالتی کر کے بیٹھی رہی۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بیلا آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی۔ آپ کی بار بیلا نے اسے دیکھا کیونکہ گدڑ خان نے اسے بیلا کہہ کر بلایا تھا، پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی، آپ نے کچھ کہا؟ گدڑ خان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا اس کی اس رد عمل پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، ویسے کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور بولی، آواز نہیں آئی آپ کی۔ گدڑ خان کی اس گھر میں پہلے ریان بےعزتی کرتا تھا، اب ایک اور مخلوق بھی آ گئی تھی۔ صدمہ سا صدمہ تھا بیچارہ گدڑ خان۔ ویسے بھابی گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ اب بیلا نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف دیکھ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی، پھر پیار سے بولی، وعلیکم السلام بھائی، میں بہت آرام سے سوئی اور میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ اور ہنس دی۔ ہا ہا ہا۔ گدڑ خان بھی ہنس دیا۔ اچھا میرے دوست ہو نا؟ اب بیلا نے تصدیق کرنی چاہیے، کوئی شک؟ اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں؟ گدڑ خان حیران سا لفظ جیجا جی پر اٹک گیا تھا، پھر ہنسی دبا کر اسے پوچھا، آپ کا مطلب؟ ریان، جی وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے۔ گدڑ خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون اسے پکڑایا۔ ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا۔ ریان، یس ہو؟ بیلا، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ریان، اٹس اپ ٹو یو، اور فون بند کر دیا۔ بیلا کے چھوٹے دماغ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کی یا نہ کی۔ کیا کہا؟ ریان نے گدڑ خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اٹس اپ ٹو یو۔ واہ بھابی، چلیں پھر۔ کچھ ہی دیر میں کار ریان انٹرپرائز کے باہر رکی۔ بیلا کار سے اتری ہی تھی جب ریان کا سیکرٹری اس کے پاس آیا۔ میڈم سر میٹنگ میں ہیں، آپ تب تک کار میں ویٹ کریں۔ اور ریان کی کار کا دروازہ کھلا اور بیلا اس کار میں بیٹھ گئی۔ سر آپ کو بلا رہے ہیں، یہ حکم شیر خان اور گدڑ خان کے لیے تھا۔ اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میری سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لیں۔ اور اگلے ہی پل اس کی کار جنتر منتر شروع ہو گئی۔ ریان نے اس کا نام ایسے تھوڑی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت لیے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ لاؤ جی، اتنی سی بات کرنے کے لیے اس کے آفس تک پہنچائی۔
وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو۔ ریان نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں، تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، مگر وہ جلدی سے بولی۔ پھر ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میری دادا اجازت نہ دیں۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم دمک اٹھا، جیسے اس کے چھوٹے دماغ نے کوئی پلان بنایا۔ رات ریان سٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی۔ یس۔ چھوٹی دنیا اپنی نائٹ ڈریس جو کہ کھلا پاجامہ اور اوپر پرپل شرٹ جس پر پیلے رنگ کے پھول بنے تھے اور سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے، اندر آئے۔ صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں سٹڈی میں ریان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل کر رہا تھا تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریان نے آئی برو اٹھا کر اسے سر تا پیر دیکھا۔ وہ قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریان کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ، مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے، پلیز۔ میں ڈرائنگ کر کے واپس کر دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سیاہ آنکھوں میں آس لیے اسے معصومیت سے دیکھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منانے کی منت کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ سفید چہرے سے گردن پر گیا اور پھر ذرا اور نیچے، اور پھر فوراً سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کے لبوں سے نکلا تھا، جی 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 کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا۔ جو تمہاری شرٹ کے بٹن۔ ریان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اس طرح ہی باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی ہوئی۔ اوہ، گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ پر لگا تھا، اس ریان وہ منظر بہت ہی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اوف، یا اللہ مجھے صبر دے، ریان کے لبوں سے آہ نکلی۔ اور اسی دوران گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظریں ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل فرنچ گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظریں ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ریان کو گھورنے لگی۔ یو پیک ایٹ می۔ ریان کو اپنی چوری پکڑی جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش، اور بیزار سا سرد لہجے میں بولا۔ بیلا تو مجسمہ بنے اسے دیکھے گئی، جبکہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا۔ پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا، آئی پیڈ پر ڈرائنگ کر لو گی، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر سٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنا غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور سامنے 4-5 گورے اس کی یوں سکرین کے سامنے آنے پر بغور اسے دیکھنے لگے اور وہ دبا کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہیڈ سیٹس لگا لی اور سامنے سکرین پر موجود ان گوروں میں ایک ولیم بھی تھا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ اختیار صوفے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا، بولا، کچھ نہیں باس، ویسے میں نے نہیں، یہاں موجود سب نے اس کو دیکھا۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پیٹیٹ۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، واٹ ایف آئی وڈ ڈرا شیئرز؟ اس کا جملہ ولیم نے کاٹا۔ لیٹ سٹارٹ میٹنگ۔ چھوٹی دنیا صوفے پر بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا اسکیچ بنا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے ریان پر پڑی۔ پھر اس نے ریان کا اسکیچ بنانا شروع کیا۔ یہ رہی 2 آنکھیں اور یہ لمبا ناک اور یہ ہونٹ اور آئی برو، اور آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا اور پھر اپنی بنائی ہوئی شاہکار پر ایک کہکہ لگایا۔ ہا 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 ہا، وہ دنیا کے حسین مرد کی بس صورت ترین پینٹنگ تھی۔ توبہ توبہ، کارٹون پیس سے اچھے ہوں گے۔ اوف، آپ صوفے سے زمین پر آ بیٹھی تھی، ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی دوران ریان نے ہیڈ فون اتارا تھا اور اس کے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا۔ اس نے دانت پیس کر اسے ہنستے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس کی تھوڑی پر گڑا پڑا تھا اور ریان مبہوت سا اس گڑے میں ڈوبنے لگا تھا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ ہا ہا ہا، یہ دیکھیں، اور اس کی طرف بڑھا دیا اور آئی پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ریان نے اپنی زندگی میں اسے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا سوری جیجا جی، آپ مجھ سے خفا مت ہونا، کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا؟ سرد لہجہ وہ گرجا تھا۔ بیلا نے 2 قدم پیچھے ہٹائے، وہ ڈر گئی تھی، گال سرخ ہوئے تھے، گردن میں گلٹی نمودار ہوئی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت نہیں کریے گا، آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناؤں گی، پلیز۔ ریان قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہو رہا تھا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی سے تھپڑ مار دے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی، پھر کچھ ہی پل میں ریان کی بھاری آواز اس کے کان کے قریب، بالکل قریب آئی تھی، کال می ریان۔ پھر اس کے سندر مکھ پر پھونک ماری، دھک دھک۔
چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا تھا، پہلا احساس روح تک اترا تھا، مکھڑا سرخ ٹماٹر ہوا، کسی مہتاب کی طرح، شاعر کے خواب کی طرح، اور اوپر سے معصومیت۔ واللہ ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا، پھر دو نین کھلے اور سپیڈ آف لائٹس کی رفتار سے وہ اسٹڈی سے رفو چکر ہوئی۔ ریان نے دلچسپی سے آئی پیڈ کو دیکھا۔ ہاؤ ریڈیکولس! بیلا نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ پھر ہاتھ دل پر رکھا جو ابھی بھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ بیلا تمہیں کیا ہو گیا؟ اوف! پھر ہاتھ کانوں کو لگائے۔ استغفار استغفار۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھی، انتہا کی بور ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو سب سے پہلے اٹھ کر نوکروں کے ساتھ مل کر پورا گھر صاف کرتی، پھر سموکی کو کھانا دیتی اور پھر سکول جاتی، لیکن اب اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ واش روم میں گئی اور باتھ ٹب کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے بچپن اتنے بڑے گھر میں گزارا تھا، مگر اس کے نصیب میں جو کمرہ تھا اس کے واش روم میں ٹب نہیں تھا۔ اسے بہت شوق تھا ٹب میں نہانے کا، اور اب اتنا بڑا باتھ ٹب اس کے سامنے تھا۔ بیلا اگر تم ڈوب گئی، پھر خود ہی سوال رد کر دیا، بھلا تم ڈوب کیسے سکتی ہو پاگل؟ پھر گرم پانی بھر کر اس میں بیٹھی۔ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے، ہائے کاش سموکی بھی ہوتی تو اسے بھی بڑے ٹب میں نہلاتی۔ آج ہفتہ تھا اور آج ریان نے بیلا کو لے کر اپنے پرانے گھر جانا تھا، اسے دادا سے ملانے۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سوچا شاید نیچے چلی گئی ہوگی، مڑنے ہی لگا تھا جب واش روم سے غر غر کی آواز آئی۔ ریان واش روم کے قریب گیا تو اس کی آواز صاف آئی، ہنسنے کی، گانے کی۔ یہ پاگل واگل تو نہیں؟ ریان نے سوچا، پھر بولا، چھوٹی دنیا تمہارے پاس 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، آج دادا سے ملنے جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً باہر نکلی۔ بیڈ پر لانگ ٹاپ پڑا تھا جس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے، وی شیپڈ نیک، اور اس کے پاس آدمی نما عورت کھڑی اس کے سندر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی بیبیز، آئی ایم مینڈے، یو آر اسٹائلش، اور سویٹ ہارٹ یو آر سو کیوٹ، پٹ یور ڈریس آن۔ بیلا تو منہ کھولے اس مینڈی کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً سے کپڑے لیے کر واش روم میں بھاگی۔ او ہاؤ شائے، مینڈی نے تبصرہ کیا۔ اب اس کے میک اپ اور بال بنانے تھے اور یہ کام 10 منٹ میں کرنا تھا۔ بیلا یو آر سو ینگ بٹ یو آر مین اسٹرانگ ونس، اور آنکھ ماری، لیکن بیلا کے چھوٹے دماغ کے پلے خاک کچھ پڑا تھا۔ پھر مینڈی نے اسے لینس لگائے جو ہے تو ٹرانسپیرنٹ، مگر بیلا نے پہلی بار لگائے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سرخی آئی تھی اور ٹھیک 15 منٹ بعد ریان موبائل پر بیزی تھا۔ جب ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ہائی ہیلز، ریان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر وہیں ٹھہر گئی۔ لانگ گھٹنوں تک آتا سیاہ ٹاپ، بلکہ میک اپ پنک، ہلکا میک اپ، پنک لپسٹک، بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ شیر خان جو کچن سے باہر نکل رہا تھا اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ریان کا چہرہ بے تاثر رہا، مگر شیر خان کی بتیسی چھپائی نہیں چھپی تھی۔ بیلا ان دونوں کو اپنی طرف گھورتا دیکھ کر ذرا پزل ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ چلتی رکی۔ شیر خان نے چہک کر کہا، بھابی یو لکس ماشاء اللہ۔ بیلا اپنی تعریف سن کر شرمائی، گال مزید لال ہوئے۔ ریان نے گہری سانس خارج کر کے شیر خان کو دیکھا جو پتہ نہیں کب آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم سے ملنے کے لیے پہلے تمہاری سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، مگر تم تو… ہاں اچھا یہ کب کہا میں نے؟ میرے بھائی، اور ریان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یور وائف از ٹو ہاٹ برو۔ ریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر بولا، ہو نو مور دین، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ہاں۔ بیلا پزل سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلے مادام۔ بیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ ریان نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے کار کے اندر بٹھایا۔ شیر خان اور گدڑ خان اپنی سرخ سپورٹس کار میں بیٹھ کر چلایا، بھابی ڈیڈی کے گھر ملتے ہیں، اور جان سے ویلا سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے ریان کو آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا۔ بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول کا پیک ریان کو تھمایا اور کار ڈرائیور نے سٹارٹ کر دی۔ بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریان اس کی جنگلیوں کی طرح کھانے پر حیران ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا کھانا کھاتی ہے مگر جاتا کہاں ہے۔ اس کی صحت دیکھ کر تو لگتا تھا کہ تیز ہوا سے سب سے پہلے یہی اڑے گی۔ ریان نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا اور بیلا ٹیشو زور سے اپنے منہ پر ملنے لگی جب ریان نے اس کا ہاتھ روکا، پھر اس ٹیشو سے اس کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ صاف کی۔ بیلا مسکرا دی، شکریہ جیجا جی۔ ریان نے سرد سے اسے دیکھا، پھر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، اگر آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہہ کر بلایا تو سزا کے لیے ریڈی رہنا۔ پھر اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بھولا، اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسکیچ بنایا، اور تم جانتی ہو تم کو کتنے سال تک جیل ہو سکتی ہے۔
पूरे 5 साल। यू कॉमिट क्राइम। बेला का तो सर ही घूम गया। 5 साल इसने बेयकीनी से रेहान की तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? उम्मीद भरी आंखों से रेहान को देखा, लेकिन रेहान का संजीदा चेहरा देखकर इसकी हवाइयां उड़ गई। आप मेरे शौहर हैं ना? लेकिन रेहान नहीं बोला। बेला अपनी सीट से उठकर इसके पास होने लगी जब अचानक से ब्रेक लगी और इसका नाजुक वजूद रेहान की गोद में जा गिरा। सब इतनी अचानक हुआ था कि दोनों हवास बाख्ता से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर अपने दिफा में बोलता बाहर निकल गया। बेला अभी तक इसकी गोद में बैठी थी। वो सॉरी। फिर रेहान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर उठना चाहा। इसी दौरान इसके लब रेहान के लबों से मस हुए थे, बस हल्के से। आध सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछल कर सीट के कोने पर जा लगी। एक हाथ होंठों पर रखे आंखें फाड़े बेयकीनी से बाहर देखने लगी, फिर पलट कर रेहान को देखने की गलती नहीं की। रेहान को तो खैर इसके एक्सप्रेशंस देखकर बहुत ही मजा आया था। रेहान के लिए खुद ये एक हादसा था, मगर छोटी दुनिया का रद्द-ए-अमल इसकी तवक्का के बरअक्स था। गिदड़ खान ने इसे सही कहा था, स्टूपिड बट क्यूट। यकीनन आगे बहुत मजा आने वाला था। इसकी बेरंग जिंदगी सतरंगी होने वाली थी। बेला सुर्ख गुलाब सी होकर मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर न जाने कब इसकी आंख लग गई। सफर लंबा था शायद। रेहान बेतासुर सा मोबाइल फोन पर मसरूफ था जब इसकी नजर बेला पर रुक सी गई। अगले ही पर रेहान को अपनी किस्मत पर अफसोस हुआ था। इसे देखकर ही वो अश कर उठा था, जिसके मुंह से पानी निकलता गर्दन तक जा रहा था। और इस वक्त रेहान का दिल किया कि वो इस बेला नामी बला को कर्ज से बाहर फेंक दे। कोई इस तरह कैसे सो सकता था, इतना गंदा। इसने खुद को तसल्ली दी थी और फिर इसका मुंह टिश्यू से साफ किया। कुछ ही देर बाद इनकी कार एक विला में दाखिल हुई जो जदीद तर्ज का बना हुआ था। रेहान ने बेला को जगाया तो वो गुमसुम सी रेहान को देखने लगी। रेहान बेहद संजीदा मालूम हो रहा था। हम आ गए क्या? बेला के चेहरे पर खुशी सी फैल गई। जब वो कार से बाहर निकले तो शेर खान अपनी बतीसी निकाले इंतजार में खड़ा था, लेकिन सिर्फ वही तो नहीं था, वहां कोई और भी था। वही सुनहरे बालों वाली, वही चेहरा, वही आंखें, वही वन एंड ओनली द एलिगेंट व्यूमैन, मरीना। रेहान की सर्द नज़र इस पर रुकी नहीं थी। अब वो नहीं था जो एक ज़माने में इस हीर पर मरता था। वो रेहान अलवी था, एक मजबूत मर्द। लेकिन क्या वो सच में मजबूत था? छोटी दुनिया को ये औरत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो इस बेवकूफ़ की दुनिया उजाड़ सकती थी। कुछ ही देर में वो ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मरीना ने मुस्कुराकर रेहान की तरफ देखा और बोला, वैसे कहाँ से लिया है ये खिलौना? इशारा बेला की जानिब था, जो सैंडविच खाने में मसरूफ थी। रेहान के कुछ बोलने से पहले ही शेर खान बोला, क्यूट है ना? एटलीस्ट बेवफाई तो नहीं करेगी ना? क्यों रेहान? रेहान सर्द आंखों से मुस्कुराया। हाँ हाँ, वेरी फनी। मरीना को तो मानो आग ही लग गई थी। अगर कोई छीन गया तो फिर? इतने में एक जानदार आवाज गूंजी थी, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव यू आर हियर। साला नौजवान जो रेहान के बराबर का हसीन था। 22 माई ब्रो लव यू। 22 साल नौजवान जो रेहान के बराबर का हसीन था। माई ब्रो लव यू। रेहान भी इसके गले मिला था। बेला, ही इज माई कजन हियर्स, ही इज माई कजन हारिस। हेलो हारिस, ये आपकी भाभी। हारिस मरीना का भाई था। मुझे हैरी कह सकती हैं भाभी, इतनी छोटी भाभी। हैरी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसको बेला के छोटे से हाथ ने थामा था। रेहान की नज़र बेख्तियार इसके छोटे शफाफ हाथों पर गई थी, जो कुछ लम्हे कबल किसी और के हाथ में थे। क्या कुछ न था इस नज़र में? भाभी आप आराम कर ले, थक गई होंगी। रेहान बेला का हाथ थामे इसे अपने कमरे में लाया था। बेला कंफ्यूज सी होती इसे देख रही थी, मानो पूछ रही हो क्या मसला है। गो वॉश योर हैंड्स। वही सर्द लहजा, मेरे हाथ तो साफ हैं, देखिए। अजली मासूमियत से अपने हाथ और रेहान के सामने किए। रेहान ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा। वो जीजा जी वो नहीं, मेरा मतलब रेहान जी, मैं जाती हूँ। दुम दबा के भागी थी। क्या अजीब चीज़ है। अभी वो यही सोच रहा था जब छोटी दुनिया की चीख सुनकर वो वॉशरूम की जानिब भागा था, और वॉशरूम का मंजर देखकर वो इसकी तरफ लपका था, जो भीगी हुई नल बंद करने की कोशिश कर रही थी। तो तुम पागल हो क्या? रेहान ने इसको थाम कर अपने करीब किया। आप दोनों भीग रहे थे। रेहान ने बामुश्किल नल बंद किया। छोटी दुनिया, मेरी तरफ देखो। नहीं नहीं, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाय हाय, बेला अंधी हो गई, आंखें बंद किए बोली जा रही थी। इसने पहली बार लेंस लगाए थे। रेहान के कंधे तक वो मुश्किल से आई थी। छोटी दुनिया, आंखें खोलोगी तो कुछ नजर आएगा ना? ना ना, लेंस मेरे दिमाग में चले जाएंगे। हाय सीरियसली, दिमाग है पास तुम्हारे? स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज। हाय अच्छा देखो जरा, वहाँ कॉकरोच है। और बेला इसे मजीद लपकी थी। दोनों टांगे रेहान की कमर के अतराफ किसी कोआले की तरह चिपकी थी। कहाँ कहाँ है? आंखें फाड़े वो इर्द गिर्द देखने लगा। छोटी दुनिया रेहान अलवी का मुसलसल जब्त आजमा रही थी।
छोटी दुनिया स्टॉप मूविंग। छोटी दुनिया आपकी बार वो चीखा था, जी जी। इस छोटी सी परी ने देखा था इस शहजादे की आंखों में वो बहुत करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। रेहान की नरम गरम सांसों को महसूस कर सकती थी, धक धक दिल जोर से धड़का था। यहाँ तो रोमांस चल रहा है बंदा, हम सिंगल लोगों का तो ख्याल कर लेते हैं। गिदड़ खान की शरारती आवाज ने सख्ता तोड़ा था। बेला ने दूर होना चाहा मगर रेहान ने इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की थी। वो शीशे में शेर खान और मरीना को देख चुका था। गेट आउट। मरीना का चेहरा जर्द हुआ था। सॉरी सॉरी, आप कनेक्टिव रहें। सॉरी सॉरी सॉरी, आप कंटिन्यू रखिए। शेर खान आंख मारता दरवाजा बंद कर गया था। क्या चाहती हैं आप मिसेस रेहान, आप क्या सजा दी जाए? रेहान ने इसके चेहरे पर फूंक मारकर अजीब से लहजे में कहा था। वो मैं बेला की गाल मजीद सुर्ख हुए। क्या हम बोलें जरा? बेला ने अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी थी। इसकी ये हरकत रेहान से ओझल नहीं रह सकी। बेला ने अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी थी। इसकी ये हरकत रेहान से ओझल नहीं रह सकी। वो मेरी आंखें। बेला ने हिचकी ली थी। हाँ हाँ, रेहान ने अपने बाजू इसकी नाजुक कमर से हटाए थे। वो धड़ाम से नीचे गिरी थी बहुत जोर से। आंसू मोती बनकर ठपके थे। रेहान ने इसका बगौर जायजा लिया। वो स्याह गाउन में जो अब मुकम्मल भीग चुका था, स्याह काजल आंखों के गिर्द फैला हुआ सुर्ख रुखसार, सर्दी से नीले पड़ते फड़फड़ाते लब, वो सरापा हुस्न थी छोटी सी। मरीना भी तो बला की हसीन थी। क्या ये भी मासूमियत का ढोंग कर रही हैं? रेहान को अजीब सा एहसास हुआ तो ना बेवफाई का डसा शख्स था। वो रोते हुए इसे ही देख रही थी। रेहान ने झुककर इसकी थोड़ी पकड़ी। चलो अब अपना असर रूप दिखाओ, ये ड्रामेबाजी बंद करो। रेहान का लहजा संगीन था। बेला ने इसका हाथ झटका। आप बहुत बुरे, मुझे घर जाना है। मुझे आप भी मुझे मारते हैं। आप सब बहुत बुरे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। इंतहाई मासूम थी। इससे तो इसके अल्फाज का मतलब भी नहीं पता था वो क्या कहना चाह रहा था। वो इसकी मासूमियत पर सवाल कर रहा था। रेहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम सीरियस ही हो गई। चलो उठो और हाथ आगे किया। पहले सॉरी बोले। मासूम ख्वाहिश की गई। सॉरी की जगह अगर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं तो? रेहान ने बहुत नरमी से कहा, इतनी नरमी से कि इसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ। रेहान ने परी की स्याह आंखों में देखते हुए इजाफा किया, चोकोस्कोप। बेला ने उंगली अपनी गाल पर रखते हुए सोचा, फिर एक डिंपल इसकी गाल पर नमूदार हुआ। वो इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि रेहान का दिल किया इसे खा जाए। आइसक्रीम शेक भी ओके। रेहान ने फौरन इस बात में सर हिलाया। छोटी दुनिया ने अपना हाथ रेहान के हाथ में दिया। अब मैं क्या पहनूं? मतलब रेहान जी, तुम ऐसा करो, ये लेंस उतारो पहले। पर मैं कैसे उतारूं? मुझे तो नहीं आता, बहुत बेचारगी से कहा गया। रेहान चलो अब ये भी तुमको ही करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता रेहान, इस बच्ची के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मरीना, यू नेवर लॉस, यू हैव टू वन हिम। नहीं सॉरी, यू हैव टू विन हिम अगेन। परफ्यूम की बोतल जोर से जमीन पर दे मारी। वो कोई पागल लग रही थी। हाँ हाँ रेहान, लेट्स सी मैं इस बच्ची के साथ क्या करती हूँ। हाँ हाँ देखती हूँ तुम मिस्टर रेहान इसे फिर कैसे कबूल करते हो। इसने सोच लिया था इसे क्या करना है। रेहान को खबर मिल चुकी थी कि दादाजी घर नहीं, इसलिए वो अब जाने की तैयारी कर रहा था। व्हाइट शर्ट और जीन्स में वो हमेशा की तरह गजब ढा रहा था, ऊपर से परफ्यूम की खुशबू और संजीदा सी सर्द आंखें। वो बाल बना के पलटा तो छोटी दुनिया अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखों से मुंह खोले इसे ही देख रही थी। जीन्स के ऊपर सफेद शर्ट, चेहरे का तवाफ करती जुल्फें और ऊपर छोटे से मुख पर हैरी पोटर स्टाइल की ऐनक। सादगी में भी क़यामत थी। हैंडसम हूं ना मैं? माशाल्लाह बहुत ज्यादा, वो बेख्याली में बोल गई। रेहान मुस्कुराता हुआ इसके पास आया, जो अभी तक मासूमियत से इसे ही देख रही थी। क्या हुआ? वो ये बंद नहीं हो रहे। अपनी कलाई रेहान के सामने की। रेहान ने फौरन से बटन बंद कर दिए। चले अब घर। नहीं, हम तो दादाजी से मिलने वाले थे ना। मिलने वाले थे मगर अब वो घर नहीं है, इसलिए हम अगले हफ्ते आएंगे। रेहान ने चेहरे पर बिखरे बाल कानों के पीछे करते हुए बताया। रेहान के जज्बात वो कहाँ समझ सकती थी। दस्तक पर दरवाजा खुला था और शेर खान दांत निकालता अंदर दाखिल हुआ। यार बस करो, रात के लिए भी कुछ छोड़ दो। क्यों हमारी मासूम भाभी को इतना तंग कर रहे हो? और आंख दबाई। रेहान का देखना था, वो फौरन लाइन पर आ गया। मेरा मतलब भाभी को भूख लग गई होगी, जल्दी से लंच पर आ जाए, सब वेट कर रहे हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे सच में भूख लगी है। छोटी दुनिया अजली सादगी से बोली। रेहान का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। गिदड़ खान ने इंतहाई कमीनगी से रेहान को देखा। लंच के दौरान शेर खान ने रेहान से पूछा, ये तुम्हारी गर्दन पर किस चीज का निशान है? मरीना की नजर फौरन से पहले इसकी गर्दन पर गई थी। रेहान ने बेला को देखा, जो खाने के दौरान सारी दुनिया से बेगाना हो जाती। ओके मैं समझ गया पर जोर दिया गया था। मरीना आलूद नजरों से बेला को देखने लगी, जिसको कोई होश ही नहीं था कि इसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। हारिस की नजर भी बार बार बेला के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो तो खुद समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो जरा मुख्तलिफ थी या हम उम्र।
تم آج میرے گھر رکو گے، ریان نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے۔ ویسے تو بوا ہوگی بیلا کے ساتھ، مگر پھر بھی۔ ڈن باس، مرینا مسکرائی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی اور ریان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی، کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریان کو۔ تھوڑی دیر بعد ریان نے پوچھا، آپ کے گریڈ کیسے ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں، اسکول میں تمہارے گریڈ اے لیولز کر رہی تھی نا آپ کو تو مانو سانپ سونگ گیا۔ اٹس نارمل، وہ مشکل سے بول سکی تھی۔ کلاس میں تمہارا رینک کیسا ہے؟ اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھے تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ ریان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا، اور مسکراہٹ دبائی۔ جب آپ دادا سے ملیں، اگر انہوں نے آپ کے گریڈ کے بارے میں پوچھا تو کہنا آپ کے گریڈ اچھے ہیں۔ بیلا مسکرائی اور کہا، اگر دادا جی کو میں پسند نہ آئی تو کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ ریان کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز ریان؟ گہری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی، تو ہو سکتا ہے کچھ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سوچتی بھی ہیں آپ؟ یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف توجہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال؟ حکم کریں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے منہ کے کونے پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ ریان مکمل طور پر مسحور ہوا۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ کیا مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ توبہ، ریان کا تو سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بیلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریان نے اس کا مسئلہ آسان کیا۔ سچی؟ تھینک یو سو مچ۔ گلے لگی۔ ریان کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی سی لڑکی سے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتا ہے وہ بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا، نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا، نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ پھر وہ اس کی گود میں سو گئی۔ ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ کتنا سوتی ہو تم میری چھوٹی سی دنیا۔ جب میں ساری رات جگاؤں گا تو کیسے جاگو گی تم تب؟ وہ خود ہی سوچ کر مسکرایا تھا، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تب بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا آرام تباہ کر کے۔ ریان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل سٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا۔ یہ منظر بوا سمیت دیگر ملازموں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلینکٹ دے کر مڑنے لگا، پھر رکا اور اس کی اینک اتاری، چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کی امان، میری چھوٹی سی مسز، اب اسے جانا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی۔ بہت رو رہی تھی۔ ریان، وہ سب غلط فہمی تھی جو تم نے دیکھا، وہ سچ نہیں۔ مجھے ڈرگز دی گئی تھی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ریان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، مگر تم نے کبھی میری نہیں سنی۔ بلکہ اس سب کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر آج جب میں نے تم کو اس چھوٹی بچی کے ساتھ دیکھا تو میں رہ نہیں سکی۔ مجھے معاف کر دو ریان، آئی ایم ان پین۔ ریان نے یہ نوٹ 4-5 دفعہ سنا تھا۔ کچھ منظر جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر سے یاد آئے تھے۔ کتنی سیاہ تھی وہ رات۔ وہ 25 کا تھا، جوان اور وجیح، ہاتھوں میں گلدستہ لیے وہ فرانس کے شہر پیرس کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ایوری تھنگ از ریڈی، یس، اس نے مہنگے ترین فائر ورک کا انتظام کیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ قیامت لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے شوق سے تیار ہوا تھا۔ آج وہ مرینا کو پرپوز کرنے والا تھا، جس سنہرے بالوں والی پری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا، بچپن سے جس کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک لمبی سانس بھری اور وہ الفاظ دہرائے جو اس کو حفظ تھے، اظہار محبت۔ شیر خان نے اسے ایئر پیسز میں بیسٹ آف لک کہا تھا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بستر پر، وہ آوازیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ شخص، وہ ریان کا اپنا باپ۔
रेहान ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। वो इतने मसरूफ थे कि पलट कर नहीं देखा था। वो पलटा, वो जहाँ से बाहर जाना चाहता था। इसे लगा इसे सांस नहीं आ रही। इसे सच में सांस नहीं आ रही थी। हाथ दिल पर था। वो तो धड़कना ही भूल गया था। इसमें धड़कने वाली नहीं इसे धड़कने ही छीन ली धड़कने वाली ने इसे इससे धड़कने ही छीन लिया था। आतिशबाजी शुरू हुई। वो इसमें जल जाना चाहता था। वो सच में जल गया था। इसे चला नहीं जा रहा था। इसे लगा वो गिर जाएगा। वो सच में गड़ जाएगा। वो सच में गड़ गया था। आंखें बंद होने लगी थी। वो मुस्कुराती आंखें जिनमें अब कुर्ब था, सिर्फ कुर्ब। वो मोहब्बत का डसा था, एतमाद का, बेवफाई का। मोहब्बत इसे रास नहीं आई थी। मोहब्बत भला भी किसी को रास आई है। इसको हार्ट अटैक हुआ था इतनी सी उम्र में। इसको 2 दिन बाद होश आया था। वो बहुत रोया, शेरों के गले लगकर। वो चीख चीख कर रोया था। किसने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता? जमाने भर को उदास करके, खुशियों का सत्यानाश करके, मेरे रकीबों को खास करके, बहुत ही दूरी से पास करके, तुम्हें ये लगता है जाने देंगे सभी को जाके हमारी बातें बताओगे और बताने देंगे तुम हमसे हटकर वसाले हिजरा मनाओगे और मनाने देंगे मेरी नज़म को नीलाम करके कमाओगे और कमाने देंगे। तो जाना सुन लो, अज़ियतों का तराना सुन लो कि अब कोई सा भी हाल दो तुम, भले ही दिल से निकाल दो तुम, कमाल दो या ज़वाल दो तुम, या मेरी गंदी मिसाल दो तुम। मैं फिर भी जाना, पड़ा हुआ हूँ पड़ा रहूँगा, गड़ा हुआ हूँ गड़ा रहूँगा, अब हाथ काटो या पाँव काटो। मैं फिर भी जाना खड़ा रहूँगा, बताओ तुमको मैं क्या करूँगा, मैं अब ज़ख्म को ज़बान दूँगा, मैं अब अज़ियत को शान दूँगा, मैं अब सँभालूँगा हिज्र वाले, मैं अब सभी को मकान दूँगा। मैं अब बुलाऊँगा सारे कासिद, मैं अब जलाऊँगा सारे हासिद, मैं अब तफ़रक़े को चीर कर फिर मैं अब मिटाऊँगा सारे फ़ासिद। मैं अब निकालूँगा सारा गुस्सा, मैं अब उजाड़ूँगा तेरा हिस्सा। मैं अब उठाऊँगा सारे पर्दे, मैं अब बताऊँगा तेरा किस्सा, मज़ीद सुन लो और नफ़रतों के यज़ीद सुन लो। मैं अब नज़म का सहारा लूँगा, मैं हर ज़ुल्म का कफ़ारा लूँगा, अगर तू जलता है शायरी से तो ये मज़ा मैं दोबारा लूँगा। मैं इतनी सख्ती से खो गया हूँ कि अब सभी का मैं हो गया हूँ, कोई भी मुझसा नहीं मिला जब खुद अपने कदमों में सो गया हूँ। मैं अब अज़ियत का पीर हूँ जी, मैं आशिकों का फ़कीर हूँ जी, जो भी हूँ अब अख़ीर हूँ जी। छोटी दुनिया की जब आँख खोली तो खुद को बिस्तर पर पाकर ज़रा हैरान हुई। ओह शिट! बेला रेयान जी तो चले गए होंगे और वो चॉकलेट जो मरीना ने दी थी वो कहाँ है? कहीं इस मिस्टर हैंडसम के हाथ तो नहीं लग गई? नहीं यार, इसने तो ज़्यादा मीठा खाने से मना किया था, अब क्या करूँ? बेला को हर वक़्त खाने-पीने का ही ख़्याल रहता था, इसको मोहब्बत थी तो सिर्फ़ खाने से और समोके से। फिर इसने बैग में देखा तो चॉकलेट का बॉक्स इसमें था। इसकी बड़ी-सी आँखें चमकी। जब वो नीचे गई तो शेर खान पहले से ही वहाँ बैठा था। "अरे! आप फिर आ गए?" बेला ने ज़बान दाँतों तले दबाई। गिदड़ खान तो बेचारा इसे देखता ही रह गया, जो बेपरवाह सी सुनहरी शलवार कमीज़ में परी लग रही थी। "बेला भाभी कितनी गलत बात है, क्या गलत बात है? भला घर में आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है?" इसने अफ़सोस से इसे देखा, जो बेपरवाह से चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। इसने सादगी से इसको देखा, फिर बोली, "मेहमान आप मेहमान तो कभी-कभी आते हैं ना, आप तो माशाअल्लाह से।" क्यों बुआ सही कहा ना और आंख दबाई। हाँ हाँ भाभी आप तो बहुत तेज हैं, शेर खान ने शर्मिंदा सा होते हुए कहा। बेला भी मुस्कुरा दी। वो इसे तंग कर रही थी। बेला एक बात तो बताइए जरा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप, आपसे मतलब? और जल्दी से उठकर अपने रूम में गई थी। शेर खान को कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। एक चॉकलेट ही तो थी, मगर चलो छोड़ो शेर खान, हम तुम्हारी किस्मत में भी इज्जत होना ही लिखा है। रात आज भी बहुत सी आती, रातें तो अक्सर स्याह ही होती हैं। बेला को अजीब सा कुछ हुआ था। इतनी सर्दी थी आज, फिर भी इसको अचानक से शदीद गर्मी लगने लगी थी। इसने खड़ा होना चाहा मगर टांगें काँप रही थी। इसे सख्त प्यास का एहसास हुआ। मुझे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मरीना शराब का गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। अब पता चलेगा रेयान तुम्हें, जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ। हाँ हाँ। लेकिन इसे नहीं पता था कि रेयान की फ़्लाइट कैंसल हो गई थी ख़राब मौसम की वजह से। आधी रात को वो स्टडी में मौजूद कीबोर्ड पर उँगलियाँ चलाता, स्याह चमकते बाल जो हल्के गीले माथे पर बिखरे थे, मानो अभी शावर लेकर आया था। गहरी रात सी सर्द आंखें, जिसकी तपिश से कोई इस आंखें मिलाकर बात करने की जसारत कहाँ कर सकता था। वो एक जरी मर्द था, बारीक होंठ, हल्की शेव। वो किसी फिल्मी हीरो सा लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बेजारी से आईब्रो उठाई। इस काम के वक्त कोई डिस्टर्ब करे इसको बेहद नापसंद था। यस, बुआ जल्दी से अंदर आई। साहिब वो क्या वो? बीबी जी को पता नहीं क्या हुआ है, छोटी दुनिया इसके लब हिले थे और फिर वो भागते हुए इस कमरे तक गया। कमरे के बाहर मुलाजिम सर झुकाए खड़ी थी। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दंग रह गया। कमरे का हाल बेहाल था। हाँफने की आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी। इसने कदम बढ़ाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। आंखों में बेयकीनी थी।
बाथ टब में वो लेटी थी। इसकी शफाफ गर्दन तक आता पानी, स्याह बाल पानी में किसी सांप की तरह तैर रहे थे और बंद आंखें, गुलाबी गाल मानो जल रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे, लेकिन लब हिल रहे थे। क्या कर रही हो तुम? वो चीख उठा। आंखों की सर्दी में इजाफा हो। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी, अपनी स्याह कांच आंखें खोली जो सुर्ख पड़ चुकी थी। इट्स सो हॉट, वेरी अनकंफर्टेबल। वो रुक रुक कर सिर्फ यही कही जा रही। सुनहरी शलवार कमीज से इसका सफेद जिस्म वाजे हो रहा था। रियान ने पानी को हाथ लगाया जो बहुत ठंडा था और फिर इसके माथे पर हाथ रखा जो तप रहा था। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। उसने जल्दी से उसे उठाया और बेड पर लाकर बेदर्दी से फेंका। सर्द आंखों से बुआ को देखा। कॉल दी डॉक्टर। कॉल कर दी है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आता ही होगा। हवास बाख्ता सी वो बेड पर लेटी चीख रही थी। आह शट अप! इसने भी इसी सर्द लेजे से मुंह बंद करने को कहा। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी इसे गुस्सा किस वजह से आ रहा है, लेकिन छोटी दुनिया मुसलसल चीख रही थी। आई सेड शट योर माउथ। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से इस पर कंबल दे दिया। डॉक्टर अंदर आया। चेक इस दौरान गर्मी बर्दाश्त न होने पर इस छोटी सी गुड़िया ने कंबल को जोर से परे फेंका और रियान ने जल्दी से इसके वजूद को अपने वजूद से ढांप दिया। गेट आउट! डॉक्टर हक्का बक्का से ये मंजर देख रहा था। जब इसे दफा हो जाने का हुक्म मिला तो जल्दी से बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों कमरे में अकेले थे। छोटी दुनिया ने बेचारगी से अपने ऊपर मौजूद वजूद के देखा। इसके यूं देखने से वो पीछे हुआ जिसके अगले ही पल इसके छोटे नाजुक हाथों ने थाम लिया। रेहान को वजह समझने में देर नहीं लगी। वो काफी सालों से अमेरिका में रह रहा था। हेल्प मी! इसकी बेजान से आवाज निकली। अगर वो इस वक्त होश में होती तो दोबारा बेहोश हो जाती। रेहान ने इसकी चमकती आंखों में देखा और अगले ही पल छोटी दुनिया ने अपनी बाहों का हार इसके गले में डाल दिया और कांपते लब इसके लबों पर रख दिए। इसका लम्स पाकर रेहान को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। वो जो इतने सालों से वीरान था, इसकी लम्स ने वीरानी को पनाह दी थी। इसने अपने ऊपर झुके वजूद को देखा जो इसमें पनाह तलाश कर रहा था। वो छोटी सी जान अभी अपने अंजाम से वाकिफ नहीं थी। अब रेहान की बारी थी सारे बदले लेने की। यू आस्क्ड फॉर इट। इसके कान की लो पर लब रखे सरगोशी की, फिर इसके नाजुक लब और फिर इस पर झुकता इसकी होश उड़ाता चला गया। बेला की सिसकियां फिर पूरे विला में गूंजी थी। रात रफ्ता रफ्ता गहरी होती जा रही थी मगर जनून था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज की रोशनी पूरे कमरे में बरस रही थी। रात की बारिश के बाद आज सूरज अपनी पूरी ताप से चमका था। इसकी आंख खोली। पहले तो वो समझ नहीं आई, फिर कोई याद आने पर बेड की दूसरी जानब देखा। वो जगह खाली थी। इसको लगा वो ख्वाब था, मगर जब उठना चाहा तो इसे लगा जैसे इसका पूरा जिस्म बस कुचल दिया गया हो। इसका दिल बहुत तेजी से धड़का। वो सामने ही सोफे पर बैठा सर्द आंखों से इसी को देख रहा था। इसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। रुखसार सुर्ख हुए। इसकी गहरी आवाज कमरे में गूंजी। अगर जाग ही गई हो तो उठ भी जाओ। इसने और जोर से आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों की पलकें कांपी। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? इसको शर्मिंदगी हो रही थी और वो इसका कैसे सामना करेगी। जल्दी से बात लेकर नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। रेहान का मजाज सख्त मालूम होता था। बेला का दिल चाहा वो जोर जोर से रो दे। नीचे रेहान सोफे पर बैठा था। वो बहुत ताज़ा दम लग रहा था। छोटी दुनिया दर्द के साथ कदम ब कदम नीचे आ रही थी। रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख थी। बेला का चेहरा कागज की तरह पीला था। वो बहुत बेचैन थी। वो इसके सामने खड़ी हो गई किसी मुजरिम की तरह। इसकी टांगें कांप रही थी। रेहान ने बगौर इसका जायजा लिया। वो सफ़ेद शर्ट और स्याह पजामा पहने, लंबे बाल गीले शानों पर फैले, मेकअप से पाक चेहरा। वो बहुत इसराफ का शिकार नजर आ रही थी। एक्सप्लेन। वो मैं नहीं जानती। बेला तुम नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? रेहान ने गुस्से से कहा। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर मैं नहीं जानती। आप गुस्सा मत करो प्लीज, गुस्सा मत करो। इसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बेला रोना बंद करो। लेकिन वो और रोने लगी। इसे डर लग रहा था। मैंने कहा कि रोना बंद करो। वो गराया। तुमने कल रात फिर जरा वक्फा दिया, क्या खाया? छोटी दुनिया ने हैरत से इसे देखा। बेला तुमने क्या खाया? मैंने आपके साथ दोपहर का खाना और रात को सेब और कुछ चॉकलेट। रेहान ने अचानक से कुछ सोचा। इसकी आंखें मजीद सर्द हुई। चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? वो गिफ्ट दिया था ना मरीना आपी ने। रेहान ने बुआ को इशारा किया। वो कुछ देर में चॉकलेट का खाली डब्बा ले आई। रेहान ने देखा, तुमने ये सारी खा ली। वो समझ गया था। इसको मरीना पर और गुस्सा आया। वो इस कदर गिर सकती हैं। अगर वो घर पर ना होता तो फिर बेला के साथ न जाने क्या हो जाता। इधर आओ। बेला ने उलझन में इसे देख। रेहान पहले आप प्रॉमिस करें आप मुझे मारेंगे नहीं। मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, मैं वादा करती हूँ, फिर कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी, इसने हिचकिचाते हुए कहा। आओ यहाँ बैठो। रेहान ने घूर कर देखा तो वो फौरन से पहले इसके पास बैठी। कर रात रेहान ने इसकी हसीन सूरत को देखते हुए बात याद रखी। इसमें आपकी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती है। मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख सका। छोटी दुनिया की सी आंखें आंसुओं से भरने लगी। स्टॉप क्राइंग, एवरीथिंग इज ऑल राइट माई लिटिल बेबी। तुम इतना रोती क्यों हो? रेहान ने इसके नाजुक वजूद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया।
बेला ने अपना मुंह खोला और धाड़े मार मार कर रोने लगी। मामा, रेहान ने इसे रोने दिया। फिर काफी देर तक जब वो चुप ना हुई तो इसके लंबे सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए बहुत नरमी से बोला, "श्श, अब बस, सब ठीक है। मैं नाराज नहीं तुमसे, बस मैं अभी इतनी जल्दी सोचा नहीं था, तुम अभी बहुत यंग हो, रात के कुछ पाली से याद आए थे। आप मुझसे नाराज नहीं है ना?" रेहान ने लब इसकी आंखों पर रखे, बिल्कुल भी नहीं, और इसकी सुर्ख नाक दबाई। छोटी दुनिया मजीद सुर्ख हुई। माशाल्लाह, किसने बुलंद आवाज में कहा। तो दोनों ने सामने देखा। आप, वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी। आप, रेहान खुशगवार हैरत से बोला। बेला ने रेहान के सीने से सर उठाकर देखा तो दराज कद दादाजी, जिनकी छोटी सी सफेद स्टाइलिश दाढ़ी, रेहान की तरह गहरी आंखें, सफेद सूट, और सबसे मजे की चीज, छोटी दुनिया को इनकी टिंट लगी थी जो इसके नसीब से भी ज्यादा चमक रही थी। रेहान की नजर इनसे पीछे खड़ी मरीना पर पड़ी तो इसको 2 सेकंड लगे थे सारी गेम समझने में। अच्छा, तो बेला को दादा की नजरों में गिराने के इरादे से बेला जल्दी से खड़ी हुई। दादाजी ने अपनी छोटी सी बहू को देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़कर बेला को गले लगाया। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी। बेला को तो समझ ही नहीं आई कि वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। रेहान ज्यादा तंग तो नहीं करता? अगर करे तो आपने सिर्फ मुझे एक दफा बताना है। प्यार से थपकी दी। बेला ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अपनों बहू से ही मिलते रहेंगे? रेहान ने दिलचस्पी से दादाजी को देखा। हाँ हाँ हाँ, आज मेरी शहजादी। मरीना का प्लान तो फ्लॉप हुआ था। रेहान, तुम तो कनाडा जा रहे थे। रेहान ने एक सर्द नजर इस पर डाली और दूसरी दादाजी पर। वो, आप बेला को रूम में लेकर जाएं। बेला, आप रूम में जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मगर मैं, रेहान ने इसके नरम गाल थपथपाए, आपको भूख भी लगी होगी ना, जाएं। ओके। इसने अपनी बड़ी सी आंखों को ब्लैंक किया जिसमें सुर्ख डोरे पड़े थे। फिर एक नजर दादाजी की चमकती टिंड को। दादाजी ना मुझे, मैं रेहान को देखा जो, दादाजी ने तभी रेहान को देखा जो बेला को जाता देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? रेहान, इसे मैं लेकर आया हूँ, दादाजी ने इस्तराब में कहा। सीरियसली? ये आपको लेकर आई है? दादी, आप चुप करके वहां बैठ जाएं और तुम आज के बाद मेरे घर आने या मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। नाउ यू गेट आउट एंड नेवर शो मी योर डिसगस्टिंग फेस। मरीना के लिए ये एहसास तौहीन था, लेकिन वो औरत के दर्जे से तो कब से गिर चुकी थी। बेला के लिए और नफरत लेकर वो गई थी वहां से। रेहान बेटा, रिलैक्स। दादाजी, आपको पता है इसने क्या किया? इसने बेला को, आप जानते हैं अगर मैं यहाँ ना होता तो इस मासूम के साथ क्या हो सकता था। इसका हिसाब देना होगा इसे। मैं करूंगा बात, दादाजी ने तसल्ली दी। लंच पर दादाजी के साथ साथ गिदड़ खान भी मौजूद था। दादाजी, आपको नहीं लगता आज रेहान बहुत ग्लो कर रहा है? गिदड़ खान ने आंख दबा कर कहा। तो दादाजी ने भरपूर साथ दिया। हाँ, फ्रेश तो मुझे भी लग रहा। बेला ने खाने से नजर उठा के रेहान को देखा जो असर लिए बगैर खाने में मसरूफ था। वो सच में बहुत ग्लो कर रहा था। छोटी दुनिया की नजरों की तपश पाकर इसने नजरें उठाई। दो नैन चार हुए। बेला की गाल भी सुर्ख हुए। ऊपर से बुआ की समझाई हुई बात भी इसको याद आई थी। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना? वैसे दादा, आपकी बहू भी बहुत ब्लश कर रही है। हा हा हा, माशाल्लाह, मतलब हमारे खानदान का वारिस जल्द आ जाएगा। रेहान और शेर खान ने यक जबान हैरत से बोला। दादाजी, क्या गलत है इसमें? मैंने कौन सी फितरत से अनोखी फरमाइश की है? रेहान ने आंखों आंखों में तंबीह की थी, जैसे इसको पता था कि आगे वो क्या कहने वाले हैं। क्यों गुड़िया, आपको बेबी नहीं पसंद? मुझे मुझे तो पसंद है रेहान। आप मुझे बेबी कैट, बिल्ली का बच्चा दिलवा देंगे? बलांग की मासूमियत थी। शेर खान और गिदड़ खान के मुंह से पानी किसी फव्वारे की तरह निकला। रेहान ने भी मुस्कुराहट दबाई थी। सही शक्ल तो इस वक्त दादाजी की देखने वाली थी जो अपना समूह लेकर रह गए थे। आपको पता है पाकिस्तान में मेरी एक कैट थी जो बहुत क्यूट, मेरी अच्छी वाली फ्रेंड, इसका नाम समोकी था। रेहान, आप लेकर देंगे ना बेबी कैट मुझे? रेहान ने ब्रेड का पीस इसके मुंह में डाला। पहले जल्दी से इसको फिनिश करो। फिर रेहान कनाडा चला गया। इस दौरान दादाजी बेला के साथ थे और इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर शाम को शेर खान भी चक्कर लगा लेता, फिर वो मिलकर लूडो खेलते, क्योंकि बेला को सिर्फ यही खेल आता था जिसमें वो और दादाजी पार्टनर और शेर खान और बुआ पार्टनर्स होते। और फिर जो चीटिंग की दास्तानें दादाजी और बेला ने रकम की, वल्लाह वो घर में रौनक की तरह थी। छोटी सी दुनिया। पूरे हफ्ते बाद वो आया था, हमेशा की तरह जज्बे नजर। इस दौरान इसने अपनी छोटी दुनिया को बहुत मिस किया था, मगर वो इससे दूर दूर ही भाग रही थी। छोटी दुनिया जी, आपके हाई स्कूल में एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ मैं। रेहान ने इसको बताया जब वो कार्टून में मसरूफ थी, देखने में मसरूफ थी। अच्छा, बेला ने बात पर गौर किए बगैर ही बोल दिया। फिर कुछ समझ आकर इसकी तरफ देखा। रेहान, नो। क्या नो? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नो मोर आर्गूमेंट। रेहान ने भी अपना फैसला सुनाया था। बेला ने बहुत प्यार से इसकी तरफ देखा। प्लीज नो, आप जा रही हैं। रेहान, मैं रोने लग जाऊंगी। और रेहान ने भी दिलचस्पी से देखा जो नाजुक होंठों को दांतों से चबा रही थी और हाथों से अपनी शर्ट का हिम मरोड़ रही थी। और मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने आप पढ़ाई पर फोकस करेंगी। रेहान का भरपूर कहकर गोंचा वो सच में लुत्फानंदोज हो रहा था।
अपनी छोटी दुनिया की छोटी छोटी धमकियों से। आप मुझ पर हंस रहे हैं। वो सोफे से उठते इसके सामने आ खड़ी हुई, दोनों हाथ कमर पर रख गुस्से से बोली। इसकी छोटी सी नाक सुर्ख हुई थी। रेहान सोफे पर बैठा इसे तकता रहा, फिर एक गहरी तशवीश से कहा, जी बिल्कुल, 4 आंखें लगाकर भी नजर नहीं आता क्या? बेला ने अपना चश्मा जरा पीछे करके इसको घूरा। मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप अभी इतना ही कहना था कि रेहान खड़ा हुआ। बेला 2 कदम पीछे हुई। क्या कहा? फिर से कहना। रेहान भी फॉर्म में आया था। ट्राउजर के ऊपर ब्लैक टी शर्ट, ज़ैबतान की वो सख्त तेवर लिए इस छोटी सी परी को देख रहा था, जो आंखों में आंखें डाले इसे ही देख रही थी। वो मैं रेहान, मैं बता रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेला ने बहुत हिम्मत करके ये जुमला बोला था और बोल के रुकी नहीं, बल्कि दौड़ लगा दी। बेला स्टॉप। रेहान भी इसके पीछे भागा। बेला भागती हुई सोफे की दूसरी तरफ और रेहान एक तरफ। छोटी दुनिया स्टॉप रनिंग। रेहान से वो पकड़ी नहीं जा रही थी। क्यों, थक गए आप? बूढ़े हो गए हैं मिस्टर रेहान, बेला ने जबान दिखाकर कहा था। क्या कहा तुमने? मैं अब तुम खैर मनाओ अपनी। वो अपने कमरे की तरफ भागी थी कि रेहान ने इसे कमर से पकड़ा और अपने कंधे पर उठाता इसे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रेहान, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, अब नहीं करूंगी, आपकी बात मानूंगी। अच्छा ना, सॉरी बोल तो रही हूँ, मगर सामने वाला भी रेहान अलवी था। कमरे में जाकर इसे बेड पर फेंका, ऐसे कि इसको चोट ना लगे। फिर इस पर झुका और इसकी ऐनक उतार कर दूर फेंकी। क्या कहा तुमने? रेहान, मेरी ऐनक। इसने अपनी ऐनक फिर रेहान की तपश देती नजरों को देखा, जो बदली बदली सी थी। दोनों की सांसें पहले ही फूली हुई थी। रेहान, आप? रेहान ने अपना अंगूठा इसके लबों पर फेरते हुए खमार से चूर लेते हुए कहा, हाँ क्या मैं? बेला के गाल लाल हुए। रेहान, मुझे नींद आ रही, मुझे भी। और झुककर इसकी सांसें कैद की। फिर देखा वो नम आंखों से इसको देख रही थी। आंखें बंद करो, इसके कहने पर इसने जल्दी से आंखें बंद की और लंबे सांस लेने लगी। रेहान ने मुस्कुराकर इसकी नाक दबाई, फिर बारी बारी इसके दोनों नैनों पर अपने लब रखे, फिर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। अपने आप पर काबू पाते हुए इतना ही बोल पाया, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना स्कूल के लिए। बेला ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही वो बोला, सो जाओ, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। फिर मजाल है, छोटी दुनिया हलती भी। रात के दूसरे पैर आग के शोले हर तरफ फैले थे। वहां सांस लेना भी महाल था। जहाँ बजा धुआं, स्याह धुआं, जैसे गुनाहों के स्याह बादल जो अब जवाब लेने आए हों। सख्त आजमाइश, मोहब्बत या जिंदगी। और तुमको एक पते की बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत हार जाती हैं, ये सरासर बकवास करते हैं, मोहब्बत को बदनाम करते हैं। भला मोहब्बत कभी हारती है? सुनो मेरी जाना, मैं तुमको बतलाती हूँ। जब आजमाइश आती है ना, जब चुनाव हो मोहब्बत या जिंदगी में, तो ये जो जिंदगी होती है ना, ये अक्सर हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती हैं। और तुमको मालूम है ना रेहान की जिंदगी कौन है? तुम, बेला बेग। इसकी छोटी दुनिया। स्याह धुएं में इसने देखा रेहान इसकी जानिब लपका, मगर फिर इसकी नजर मरीना पर पड़ी। और तुम्हें पता है इसने किसका चुनाव किया? मोहब्बत या जिंदगी? और मैंने तुम्हें कहा था ना, जिंदगी हार जाती है। बेला ने देखा था वो सच्ची में हार गई थी। इसकी आंखों के सामने वो अपनी मोहब्बत की जाने बड़ा। बेला को इस धुएं में अपना आप हकीर लगा, बेमोल सा। इसने बंद आंखों से वो मंजर देखा। बेला, मेरी गुड़िया, मुझसे वादा करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आई समझ, कुछ भी हो जाए। वो 10-12 साल की थी जब इसकी माँ ने अपने दिल पर इसका नन्हा सा हाथ रख कर कहा, और दरवाजा बंद करके पलटी थी, कि एक गोली जान से इसके दिल के आर पार हुई थी। किसकी मोहब्बत ने जिंदगी को वहां भी हरा दिया था। फिर इसको तलाश करने की कोशिश, फिर इसने देखा आग के शोले, फिर इस छोटी बच्ची ने सांस लेना चाहिए, मगर आंखें बंद होती चली गई। इसकी माँ के दिल से निकलता खून, फिर इसके सामने जलती लाश। जानते हैं ना क्या असर करती हैं? वो पागल कर देती हैं। सुन लिया हमने फैसला तेरा। और सुनकर उदास हो बैठे, जहन चुपचाप, आंख खाली है, जैसे हम कायनात खो बैठे। इसकी माँ की गलती ये थी कि इसने मोहब्बत की, और इस मोहब्बत की जीत में इसने जिंदगी हार दी। बेला, छोटी दुनिया, आंखें खोलो। रेहान की आवाज इसके कानों में पड़ी थी, मगर इससे तो आंखें खुल ही नहीं रही थी। रेहान ने देखा वो पसीने से भीगी हुई थी। इसकी मामा के कत्ल ने इसके ज़हन पर गहरा साया छोड़ा था। वो मुसलसल चीख रही थी, बचाओ, मामा, मामा, आग, मत मारो मेरी मामा को, मामा। वो इतनी जोर से चीखी थी। बेला, रेहान ने इसको बाहों में भरा, सब ठीक है, मैं हूं ना। अब बेला ने नम आंखें से इसको देखा, फिर किसी एहसास के तहत इसके हाथ को मजबूती से थामा। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? क्या कुछ ना था इस लम्हे में? रेहान ने इसके आंसू से चेहरा देखा, फिर सिर्फ इतना ही बोल सका, सांसों के बगैर भी कोई जिंदा रहता है? रेहान को पता भी नहीं चला था कब कैसे ये छोटी दुनिया इसकी कमजोरी बन गई थी। इसके बगैर वो तो जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। इतनी देर में वो जान चुका था वो कितनी हसास है। वो इसकी तमाम तर उदासियां समेट लेना चाहता था। इसका बस नहीं चाह रहा था कि वो इसकी झोली में दुनिया जहां की खुशियां डाल दे। वो इसे कितनी प्यारी लगती थी, वो तो इजहार भी नहीं कर पाता था। अगर कर भी दे तो इसकी छोटी अकर। रेहान इसको बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था। इसका दिल कर रहा था वो सच में इस छोटी सी मीठी सी दुनिया को खा जाए। वो इसकी नींद खराब करके खुद नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रेहान तो बस आ ही भरता रह गया। अब इसको नींद कहाँ आनी थी? मैं ही सिर्फ क्यों जागूं? और इस ख्याल के तहत इसने बेला की नाक दबाई और इस पर झुका। बेला को कुछ अजीब सा लगा तो आंखें खोली, मगर आगे का मंजर इसकी सारी हवाइयां उड़ा गया।
शर्ट लेस वो इस पर झुका अपने काम में मसरूफ था। बेला ने अपने कपकपाते हाथ इसके कंधे पर रखे। आप ये क्या कर रहे हैं? रेयान ने सर उठाकर देखा और वो आंखें फाड़ी इसको ही घूर रही थी। प्यार, रेयान ने बहुत मजे से जवाब दिया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। रेयान इसको अजीब सा लग रहा था, इसने जरा मुजामत करनी चाहिए, मगर सामने वाला भी रेयान था। मत करें। अच्छा, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सुर्ख टमाटर होते हुए बोली। तुम मुझसे प्यार करो फिर मुझे नहीं आता, वो हड़बड़ा कर बोली। इसलिए तो कहा है, मैं सब सिखा दूंगा। बेला ने इसको मुस्कुराते देखा। वो कितना प्यारा था। रेयान ने फिर ऐसा सिखाया कि चारों चांद तारों ने भी नजरें झुका ली। खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं शेर, कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम अश्क फिशानी से चिरागा कर लें, रंज ही रंज मिटाने के लिए होते हैं। गर्दने कौन झुकाता है मोहब्बत में सईद, यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। इसने वादा किया था कि वो इस गुड़िया को कभी कोई तकलीफ नहीं देगा और फिर इसने ये वादा निभाया। 3 साल बाद बेला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था और फिर इनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। इन दोनों ने माजी में जो तकलीफें सही थी, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी थी और कुछ कहानियां आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती हैं, छोटी दुनिया की तरह। ख़त्म शुद। यार इंटरेस्टिंग नावल था, बहुत मज़े का था। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको छोटी दुनिया नावल कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से वेट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।